हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं आज करंट अफेयर, जो कि ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए है। ठीक है, तो ये यूपीएससी के लिए नहीं, यूपीपीएससी के लिए भी है। तो ये प्रीलिम्स के लिए है 26 नवंबर। टुडे प्रोटीन मोनोलेयर अमाइलोडोसिस के अध्ययन में सहायक। तो क्या है ये? हाल ही में शोधकर्ताओं ने लाइसोजाइम अणुओं को इकट्ठा करके द्विआयामी 2D प्रोटीन एकल परत मोनोलेयर के विकास के माध्यम से व्याधियों के अध्ययन में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। लाइसोजाइम तथा अमाइलोडिसिस क्या है? तो लाइसोजाइम एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला एंजाइम है जो आंसू, लार, कफ जैसे विभिन्न शारीरिक स्रावों में पाया जाता है। यह बैक्टीरिया के खिलाफ शरीर की रक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एंजाइम विशेष बैक्टीरिया की कोशिका भित्तियों को तोड़ने का कार्य करता है, जो उनके विकास को बाधित करता है और अंततः उनको विनाश की ओर ले जाता है। यह वायुमार्ग द्रव का प्रमुख घटक भी है, जो अमाइलोडोसिस जैसी व्याधियों का अध्ययन करने में एक मॉडल प्रोटीन के रूप में कार्य करता है, जो अंततः बहुत अंग शिथिलता, मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन का कारण बनता है। अब आगे देखते हैं शोध की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो वैज्ञानिकों ने शुद्ध जल उपचरण के इंटरफेस पर लाइसोजाइम अणुओं को 2D मोनोलेयर में इकट्ठा किया। अलग अलग इंटरफेस पर स्थित लाइसोजाइम की ये सावधानीपूर्वक व्यवस्थित परतें अमाइलोडोसिस की जटिलताओं को समझने के लिए एक असाधारण मॉडल प्रदान करती है। इस विशेष द्विआयामी प्रोटीन परत को बनाने में परिष्कृत लैंगमुइर ब्लोडेट तकनीक का उपयोग करना महत्वपूर्ण था। लैंगमुइर ब्लोटेड, देखिए इसको याद रखिएगा, कभी अगर एल बी पूछ सकता है या डायरेक्ट ऐसे ही पूछ देगा कि लैंगमुइर ब्लोटेड क्या है। तो यह तकनीक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग वायु, जल और वायु ठोस इंटरफेस पर प्रोटीन सहित अणुओं की मोनोलेयर बनाने के लिए किया जाता है। विभिन्न पीएच स्थितियों के तहत लाइसोजाइम अणुओं की संरचना और आकार में देखे गए परिवर्तन अमाइलाडो अमाइलाइडोसिस में देखी गई असामान्यताओं को उल्लेखनीय रूप से दर्शाते हैं। यह अभूतपूर्व शोध न केवल अमाइलाइडोसिस की अधिक गहन समझ का मार्ग प्रशस्त करता है, बल्कि रोग तंत्र की जांच के लिए एक बहुमुखी मंच भी स्थापित करता है। इसके अलावा यह प्रोटीन विज्ञान के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी अनुप्रयोगों की खोज के लिए रोमांचक संभावनाएं प्रस्तुत करता है। अब आता है दूसरा टॉपिक, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर काउंसिल का 59वां सत्र। तो हाल ही में इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन की शासी निकाय इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर काउंसिल ITTC के 59वें सत्र का आयोजन किया गया। यह उष्णकटिबंधीय वनों के सतत प्रबंधन के भविष्य और सतत अस्थायी रूप से उत्पादित उष्णकटिबंधीय इमारती लकड़ी के व्यापार की दशा और दिशा तय करने वाले महत्वपूर्ण निर्णयों के साथ संपन्न हुआ। ITTC के 59वें सत्र के प्रमुख परिणाम क्या हैं? सत्र में शामिल देशों ने सतत वन प्रबंधन और संबद्ध उद्देश्यों से संबंधित 8 परियोजनाओं के समर्थन पर सहमति जताई। इसमें आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 71 यानी 7.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बजट को मंजूरी दी गई। परिषद ने एक परीक्षण उपाय को भी मंजूरी दी, जिसके तहत गैर सदस्यों को परियोजना प्रस्ताव और अवधारणा संबंधी विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी। वित्तीय योगदान को पूरा करने में असक्षम रहे देशों को उनके बकाया भुगतान के प्रत्येक 2 वर्ष के लिए परियोजना प्रस्ताव और अवधारणा संबंधी विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी। परिषद ने वर्ष 2024-25 के लिए कार्य योजना भी निर्धारित की, जो इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए वनों पर सहयोगात्मक साझेदारी हेतु सदस्यों तथा अन्य भागीदारों के साथ सहयोग पर जोर देता है। इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो इनका इंट्रोडक्शन, ITTO एक अंतर सरकारी संगठन है। तो याद रखिए, ये इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन एक अंतर सरकारी संगठन है जो उष्णकटिबंधीय वनों के टिकाऊ प्रबंधन और संरक्षण को बढ़ावा देता है। साथ ही यह अस्थायी रूप से प्रबंधित तथा कानूनी रूप से उष्णकटिबंधीय वनों से काटी गई लकड़ी के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार और विविधीकरण को भी बढ़ावा देता है। ITTO की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय इमारती लकड़ी समझौता 1983 के अंतर्गत की गई थी, जिस पर व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में चर्चा की गई थी।
यह आईटीटीसी द्वारा शासित है, जो टिकाऊ उष्णकटिबंधीय वन प्रबंधन के साथ अस्थायी रूप से उत्पादित उष्णकटिबंधीय लकड़ी के व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक एजेंडे पर चर्चा करने के लिए वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करता है। सदस्य, तो इसमें भारत समेत 75 देश शामिल हैं। इसके सदस्य विश्व के लगभग 80% उष्णकटिबंधीय वनों का प्रबंधन करने के साथ साथ 90% वैश्विक उष्णकटिबंधीय लकड़ी व्यापार के लिए जिम्मेदार है। कार्य: टिकाऊ उष्णकटिबंधीय लकड़ी के व्यापार और एसएफएम को बढ़ावा देने के लिए आईटीटीओ ऐसे मानदंड एवं नीति दिशा निर्देश बनाता है जो व्यापक रूप से स्वीकार किए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदस्य देशों को ऐसे दिशा निर्देशों एवं मानदंडों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित करने तथा परियोजनाओं के साथ अन्य गतिविधियों के माध्यम से क्षेत्र में लागू करने में भी सहायता प्रदान करता है। उष्णकटिबंधीय लकड़ी के उत्पादन और व्यापार पर डेटा एकीकरण, विश्लेषण एवं प्रसार करता है। यह टिकाऊ उष्णकटिबंधीय लकड़ी आपूर्ति श्रृंखला को भी बढ़ावा देता है। मुख्यालय योकोहामा, जापान में है। अब आता है तीसरा टॉपिक है नासा का वायुमंडलीय तरंग प्रयोग। तो क्यों चर्चा में है? उपग्रह संचार और जीपीएस प्रणालियों में बढ़ते व्यवधानों के बीच नासा ने वायुमंडलीय तरंग प्रयोग एटमॉस्फेरिक वेव्स एक्सपेरिमेंट AWE का अनावरण किया है, जो अंतरिक्ष के मौसम को समझने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। वायुमंडलीय गुरुत्वाकर्षण तरंगों में अंतरिक्ष घटनाओं को प्रभावित करने वाली पृथ्वी की चरम मौसम की घटनाओं को देखते हुए AWE का आसन प्रक्षेपण पर इन परस्पर जुड़ी गतिशीलता में अभूतपूर्व अंतर्दृष्टि प्रदान करने की संभावना रखता है। अंतरिक्ष मौसम क्या है? अंतरिक्ष मौसम स्पेस वेदर शब्द का प्रयोग पृथ्वी और अन्य ग्रहों के आसपास के अंतरिक्ष वातावरण में परिवर्तनशील स्थितियों का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जो सूर्य की गतिविधि तथा सौर हवा एवं ग्रहों के चुंबकीय क्षेत्रों के बीच अंतःक्रिया से प्रभावित होते हैं। अंतरिक्ष का मौसम मानवीय गतिविधियों और प्रौद्योगिकियों के विभिन्न पहलुओं जैसे उपग्रह आधारित संचार, नेविगेशन तथा विद्युत प्रणाली के साथ साथ अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा तथा विमानन व अंतरिक्ष अन्वेषण आदि को प्रभावित कर सकता है। वायुमंडलीय गुरुत्वाकर्षण तरंगे क्या है? गुरुत्वाकर्षण तरंगे एक स्थिर वातावरण में गुरुत्वाकर्षण तरंगे तब उत्पन्न होती है जब बढ़ती वायु तथा आसपास के वातावरण के बीच तापमान में अंतर होता है, जिससे एक बल उत्पन्न होता है जो वायु को उसके प्रारंभिक स्थान पर पुनः स्थापित कर देता है। वायुमंडलीय गुरुत्वाकर्षण तरंगे क्या है? AGW तरंगे एक स्थिर वायुमंडलीय परत के भीतर गति करती है। इनकी उपस्थिति विशेष रूप से उन क्षेत्रों में होती है जहां वायु ऊपर की ओर बढ़ रही होती है, जिससे विशिष्ट बादल संरचनाओं के निर्माण की सुविधा मिलती है। उल्लेखनीय रूप से ये AGW अंतरिक्ष में विस्तारित होते हैं, जो अंतरिक्ष के मौसम को आकार देने में भूमिका निभाते हैं। वे अधिकतर खराब मौसम की घटनाओं अथवा स्थिर वायु के ऊर्ध्वाधर विस्थापन के कारण होने वाली अव्यवस्था से उत्पन्न होते हैं। आंधी तूफान और क्षेत्रीय स्थलाकृति निचले वायुमंडल में AGW के विकास में योगदान करते हैं। नासा का वायुमंडलीय तरंगे आगे गया नासा की वायुमंडलीय तरंग प्रयोग क्या है? होलियो फिजिक्स एक्सप्लोरर्स प्रोग्राम के तहत नासा एक अग्रणी प्रयोग के रूप में AWE का लक्ष्य निम्न वायुमंडलीय तरंगों और अंतरिक्ष मौसम के बीच संबंधों का अध्ययन करना है। परिचालन तंत्र: अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर स्थापित AWE वायु के वायुमंडल में, विशेष रूप से मेसोपॉज पृथ्वी की सतह से लगभग 85 से 87 किलोमीटर ऊपर में कलरफुल नाइट ग्लो किसी ग्रही वातावरण द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन का निरीक्षण करेगा। उन्नत मेसोस्फेरिक तापमान मैपर से सुसज्जित AWE विशिष्ट तरंग दैर्ध्य की चमक को पकड़ने के लिए इमेजिंग रेडियोमीटर का उपयोग करके मेसोपॉज को स्कैन करेगा। मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष मौसम को संचालित करने वाले बलों को समझना तथा उन पर स्थलीय मौसम के संभावित प्रभाव की जांच करना। AWE से प्राप्त डाटा मौसम मॉडल के लिए इनपुट के रूप में योगदान देगा, जिससे मौसम पूर्वानुमान में सुधार होगा। प्रीलिम्स का क्वेश्चन 2022 का ये है, यदि कोई बड़ा
सौर तूफान यानी सौर ज्वाला पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव संभावित हैं? जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम विफल हो सकते हैं। दूसरा है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में सुनामी आ सकता है। तीसरा है पावर ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। चौथा है पृथ्वी के अधिकांश भाग पर तीव्र तीव्र अरोरा उत्पन्न हो सकता है। पांचवा है ग्रह के अधिकांश भाग में जंगल की आग लग सकती है। छठवां है उपग्रहों की कक्षाएं बाधित हो सकती है। सातवां है ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर उड़ान भरने वाले विमानों का शॉर्ट वेव रेडियो संचार बाधित हो सकता है। तो कौन सा सही है? तो इसमें ऑप्शन सी सही है। 1, 3, 4 और 6, 7। देखिए इसमें पांचवा ग्रह के अधिकांश भाग में जंगल की आग लग सकती है, ये गलत है। दूसरा है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में सुनामी आ सकती है, ये गलत है। अब देखते हैं फटाफट इसमें रैपिड फायर का मतलब कि 1 बाई 1। तो कंबाला भैंस से दौड़। पारंपरिक भैंस दौड़ कंबाला पहाड़ पहली बार बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित होगी। कंबाला एक भैंस दौड़ है जो सर्दियों के महीनों के दौरान तटीय कर्नाटक के जिलों उडुपी और दक्षिण कन्नड़ में तब आयोजित की जाती है जब किसान अपनी धान की फसल काटते हैं। यह दौड़ कीचड़ और जल से भरे 2 समानांतर ट्रैक पर आयोजित की जाती है। भैंसों की प्रत्येक जोड़ी के पास ट्रैक पर जानवरों को नियंत्रित करने और आदेश देने के लिए एक जॉकी या कंबाला धावक भी होगा। जो टीम जीतती है वह चैंपियन बनने तक उच्च राउंड के लिए क्वालिफाई करती है। दौड़ जीतने के लक्ष्य के अलावा दौड़ के दौरान धावक जितना संभव हो सके पानी के छींटे मारकर दर्शकों का मनोरंजन भी करता है। वास्तव में कुछ विजेताओं की घोषणा पानी के छींटे मारने के आधार पर भी की जाती हैं, इसे कोलू कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे छींटे मार रहा है और ये भैंस को दौड़ा रहा है इस प्रकार। तो याद रखिए कंबाला फेस्टिवल कहाँ मनाया जा रहा है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में किया जा रहा है, ये पहली बार हो रहा है। अब आता है आगे न्यायमूर्ति एम फतिमा बीबी। भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम फतिमा बीबी का निधन हो गया। वह देश की उच्च न्यायपालिका में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला थी। उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य और तदुपरांत तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। यही है। तेग बहादुर शहीदी दिवस। तेग बहादुर की पुण्यतिथि को प्रतिवर्ष 24 नवंबर को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वह 9वें सिख गुरु थे। तेग बहादुर का जन्म वर्ष 1621 को अमृतसर में हुआ था। तेग बहादुर को उनके तपस्वी स्वभाव के कारण त्यागमल कहा जाता था। विभाजनकारी प्रथाओं के खिलाफ और आस्था को लेकर एकता पर जोर देने की उनकी शिक्षाओं ने पूरे उत्तर भारत में व्यापक प्रतिध्वनि पैदा की। उनकी यात्राएं जिनमें ढाका और पुरी जैसे दूर दराज के स्थानों की यात्राएं भी शामिल थी, ने उनकी निडरता और एकता के संदेश को फैलाने की उनकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। हालांकि औरंगजेब के शासन के साथ उनका टकराव, जिसकी परिणति 24 नवंबर 1675 को उनकी शहादत के रूप में हुई, अपने अडिग सिद्धांतों पर समझौता करने से इनकार का प्रतीक था। फिर आगे आता है 16वीं विश्व वुशु चैंपियनशिप। 16वीं विश्व वुशु चैंपियनशिप हाल ही में फोर्ट वर्थ टेक्सास अमेरिका में संपन्न हुई। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ के तत्वावधान में संयुक्त राज्य अमेरिका वुशु कुंग-फू महासंघ द्वारा किया गया था। वुशु एक मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति चीन में हुई तथा यह विभिन्न रूपों एवं शैलियों को समाहित करता है। यह युद्ध एवं आत्मरक्षा का एक अनुशासित और अत्यधिक शैलीबद्ध रूप है। भारत का उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों में रोसिबिना देवी रजत, कुशल कुमार कांस्य तथा छवि कांस्य ने अपने अपने भार वर्ग में उल्लेखनीय कौशल के साथ लचीलेपन का भी प्रदर्शन किया। तो देखिए इस प्रकार हम लोग ये समाप्त करते हैं इसको। तो ये प्रीलिम्स के लिए था, तो आप लोग इसको पढ़िए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।